इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो आयंस होते हैं जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है, कंडक्ट होती है। हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जब वाटर में डिसॉल्व रहते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट कहाँ डिसॉल्व करोगे? वाटर में ही डिसॉल्व करोगे ना। तो जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसके थ्रू हम कंडक्ट कराते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे हम देखेंगे जो हमारे मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, कैसा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, वो सब हम इसमें देखेंगे। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे कि हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करना है, वहाँ पे नर्व कंडक्शन करना है, वहाँ पर ज़रूरी होते हैं। मसल्स फंक्शन में भी ज़रूरी होते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सेल के अंदर भी होते हैं और सेल के बाहर भी होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल। वहाँ पर देखा जाए इनकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है जो ज़रूरी होती है कि हमारा सेल फंक्शन कर पाए एक प्रॉपर स्टेट में, लाइक प्रॉपरली वर्क कर पाए। बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होने ज़रूरी हैं, जैसे हमारे फ्लूइड बैलेंस हो, अनेबल नर्व इम्पल्सेस में भी, मतलब ये वो ऐसा कह सकते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये आपने सुना होगा जैसे सोडियम चैनल्स होते हैं तो सोडियम पास ऑन होता है, वहीं पे पोटेशियम लाइक सेल्स के बाहर रहता है या फिर वो अंदर जाएगा। इस तरीके से आप देखा होगा कि आयन चैनल्स होते हैं उसके थ्रू पास ऑन होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट सेल्स में, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बहुत टाइम पे यूज़ होते हैं और इनका फिजियोलॉजिकल पर्पस है एक प्रॉपर, और वहीं पे ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी होते हैं। हमारे जो मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं हमने पढ़ा सेल के बाहर भी होते हैं और सेल के अंदर भी होते हैं। सेल के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, ठीक है, ये आप याद कर लेना, ये कॉमन है और मेजर है। हम सब मेजर जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट। वहीं पे हमारे इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर में हमारा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये आप लोग याद रखना, ये हमारे इंट्रासेलुलर में इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा सबसे पहले जो आता है वो है सोडियम। सोडियम का जो मेन रोल होता है वो हमारा एक तो मेन कैटायन है, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। हमारा ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन होता है फ्लूइड बैलेंस करना, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हमारे नर्व्स और मसल फंक्शन में एक तरीके से सपोर्ट करना, ठीक है। फ्लूइड बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, नर्व और मसल फंक्शन को सपोर्ट करना। अब इसका सोर्स आपको ये कहाँ से मिलेगा, कैसे आप इसको रिसीव करोगे सोडियम को? सोडियम का सोर्स है हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो हम डेली टाइम में या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं वहाँ से आपको सोडियम मिल सकता है, केन सूप है वहाँ से, स्नैक्स, सब जगह से ये सोर्सेज हैं जहाँ से आपको आपका सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट नहीं सोडियम मिलेगा, सोडियम आयन प्रोवाइड होगा। फिर है हमारी, अगर आप नहीं लोगे सोडियम तो क्या हो सकता है, हमारी डेफिशिएंसी हो सकती है सोडियम की। उस डेफिशिएंसी का नाम है हमारा हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स, जब हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, हेडेक, नोजिया, सीजर्स हो सकते हैं। और अगर आप सीवियर केसेस में देखो, बहुत ज़्यादा सीवियर केस में देखोगे तो आप कोमा में जा सकते हो और डेथ हो सकती है। कोई भी पर्सन अगर उसकी बॉडी में सोडियम कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या हो सकता है, सीवियर केसेस में वहाँ उसकी वो कोमा में जा सकता है और चांसेस इतने सीवियर हो जाएं कि उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर वहीं हम आते हैं अपने क्लोराइड पे। देखो क्लोराइड आयन हमारा एक एनायन है, ये हमारा कैटायन है। पॉजिटिव जो होते हैं वो कैटायंस होते हैं और क्लोराइड जैसे नेगेटिव है वो हमारा एनायन होता है। ये सारे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पढ़ रहे हैं जो सेल्स के बाहर होते हैं। काम क्या होता है इनका, फंक्शन क्या है, फ्लूइड बैलेंस करना, एसिड बेस बैलेंस को सपोर्ट करना, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाना, ठीक है। ये हमारे इसके मेन फंक्शंस हैं। अगर आप देखोगे सोर्स कहाँ से मिलेगा, टेबल सॉल्ट से ले सकते हो आप, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है तो सोडियम भी मिल जाएगा आपको, क्लोराइड भी मिल जाएगा। वहीं पे हमारा प्रोसेस्ड फूड, सम वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स में भी हमारा क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। डेफिशिएंसी, अगर इसको आपकी बॉडी में कम हो गया या फिर एक डेफिशिएंसी बिलो द नॉर्मल रेंज ये कम है तो क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरीमिया, ठीक है, हाइपोक्लोरीमिया बोलेंगे। इसका सिम्टम होता है मसल क्रैम्प, वीकनेस, ठीक है। नॉर्मल आप समझ सकते हो कि अगर आपको थोड़ा फटीग है, वीकनेस है या मसल क्रैम्प है तो आप तरीके से क्या बोलोगे, हमें चांसेस है वहाँ हाइपोक्लोरीमिया हो, क्लोराइड आयंस का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो।
सीवियर केसेस में क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। देखो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को इतना मत समझना कि ये क्या है, हम आगे ना फिजियोलॉजिकल बैलेंसेस बेसिस और उन सब में ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। एल्कलोसिस क्या होता है, ठीक है। एल्कलोसिस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है। फिर हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी जो हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमारा प्रॉपरली एक वर्किंग जो है रेस्पिरेशन की, वो उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्लोराइड आयंस वहाँ पे अगर सीवियर केस, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल केस में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके एक लिमिट से ज़्यादा ही नीचे हो गया, 0.2 ही बचा कि इतना ही बचा है आपकी बॉडी में, तो सीवियर केसेस ये हो सकते हैं आपको। फिर है हमारा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हमारा बफर है, एज अ बफर एक्ट करता है हमारी बॉडी में। आप बफर से क्या करोगे सॉरी, बफर हमारा क्या है, एसिड बेस बैलेंस बनाएगा, ठीक है। ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटेट करता है, किसका काम होता है, बाइकार्बोनेट का। इसकी डेफिशिएंसी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं, अगर बाइकार्बोनेट डेफिशिएंट है तो उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, फटीग, रैपिड ब्रीदिंग, कंफ्यूजन, और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, शॉक एंड डेथ। मतलब ऐसा है कि आपकी बॉडी का एक सिस्टम जो है मेटाबॉलिक एसिड, देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी मैंने बोला ना, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बाद में बताएंगे, ऐसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी आपको हम बाद में बता देंगे जब आगे इसको पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे इसी को। वहाँ शॉक एंड डेथ हो सकता है। कैल्शियम, अब कैल्शियम जो है आप सबको पता है बोन्स में प्रेजेंट है और ये सब हमारे कहीं ना कहीं मिल जाता है, कैल्शियम सबको पता होता है। कैल्शियम हमारा एक एसेंशियल एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, बहुत ज़रूरी एसेंशियल कैटायन है। क्या करता है ये, अगर लोअर कंसंट्रेशन में आ जाए सोडियम और क्लोराइड से, ठीक है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा शो होगा। लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आगे बढ़ाएंगे। डेफिशिएंसी में क्या होता है, फंक्शन होता है इसका, ब्लड क्लॉटिंग में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये, बोन हेल्थ में रोल प्ले करता है, नर्व कंडक्शन इसके थ्रू होता है कैल्शियम के थ्रू, मसल फंक्शन भी हम कैल्शियम के थ्रू देखते हैं। सोर्स हमारा नॉर्मल आप देखोगे डेयरी प्रोडक्ट आप जो लेते हो उससे आपको मिल जाएगा कैल्शियम, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से आपको मिल सकता है, ठीक है। फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं उनसे, फिश जो एडिबल बोन्स के साथ होती हैं, ठीक है, उनमें से आपको ये सोर्स मिल सकता है। वहीं पे अगर आप देखो डेफिशिएंसी हो जाए तो आप इस डेफिशिएंसी को हाइपोकैल्सीमिया बोल सकते हैं, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया की आपकी बॉडी में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। अब बोन से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, तो क्या होगा, हमारा मसल क्रैम्प हो सकते हैं। चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स हो, नमनेस हो जाए आपकी बॉडी में, टिंगलिंग सेंसेशन हो, लाइक वो होता है ना एक, हम क्या बोलते हैं, चिट्टी चढ़ रही है, चिट्टी काट रही है, इस तरीके से बोलते हैं ना, वो टिंगलिंग सेंसेशन हो। सीजर्स भी हो सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया में चांसेस हैं आपके सीजर्स के, सीजर्स हो सकते हैं। सीवियर केसेस में अब क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जब बोन डिजीज़ है तो बोन डिजीज़ हो जाती है, या रिकेट्स हो सकता है, ठीक है, ये चांसेस होते हैं। वहीं पे हम अब देखेंगे अपने सारे इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल्स में लाइक उनके फ्लूइड में, वो है हमारा पहला पोटेशियम। पोटेशियम हमारा मेन कैटायन होता है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए बहुत सारे मेन कैटायंस हैं, बहुत सारे मेन एनायंस हैं, उनका काम क्या होता है, वो ये हम इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना, ठीक है। नर्व कंडक्शन, मसल्स फंक्शन को देखना, जब भी कभी आप देखोगे पोटेशियम ज़्यादा हो जाए या पोटेशियम कम हो जाए तो आप मसल वीकनेस देख सकते हो, मसल फंक्शन में थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है या उसका थोड़ा सा सिम्टम शो हो जाएंगे आपको। सोर्स क्या है पोटेशियम का, बनाना, आप बनाना के थ्रू ले सकते हो, ऑरेंजेस के थ्रू ले सकते हो, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, पोटैटोज, टोमेटोज, योगर्ट, इसके थ्रू आप अपना पोटेशियम इंटेक ले सकते हो। डेफिशिएंसी हमारा हाइपोकैलेमिया, इसमें क्या होता है, हमारे मसल्स वीकनेस, क्रैम्प्स, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और वहीं पे अगर सीवियर केस हो जाए, ज़्यादा ही अगर पोटेशियम कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो हमारा हार्ट एरिथमियाज, पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पे हमारा मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम भी हमारा एसेंशियल्स में आता है। ये सारे मेजर्स हैं तो सभी एसेंशियल हैं, प्राइमरी रोल आप मान के चलो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी रोल आपको एक याद करने के लिए कि सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ी हम मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं,
सारे मेजर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दोगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा, नहीं। 8 के 8 इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे। फिर इसका मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, मसल फंक्शंस बनाए रखना, एनर्जी को मेटाबोलाइज करना या मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, एंजाइम का रेगुलेशन कराना। वहीं इसका सोर्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? आप इसको नट्स के थ्रू ले सकते हो, सीड से ले सकते हो, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, लीफी ग्रीन्स से ले सकते हो। देखो लीफी ग्रेन वेजिटेबल्स, देखो याद रखो, सब लोग बोलते हैं हरे पत्ते की सब्जी खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि इन सब इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए तो सब खाएंगे, ज़रूरी है। हाइपोमैग्नीजिया, इसमें क्या होता है? हाइपोमैग्नीजिया, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपका मसल फंक्शन होगा तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ट्रिमर्स हो सकते हैं, ठीक है। वहीं फैटीग फील हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, क्योंकि हमारे एंजाइम रेगुलेशंस में भी यूज़ हो रहा है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम बहुत रोल प्ले करता है कि अगर आपको जैसे भूख नहीं लगती ना, तो चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम आयंस का कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है। सीवियर केसेस में वही सीजर्स हो सकते हैं कि आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही हो, तो कुछ इधर का तार कनेक्शन गलत हो गया या कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। सीजर सीवियर केसेस में हर्ट अरिथमियाज हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे फॉस्फेट भी देखो सब प्राइमरी है, प्राइमरी रोल ही सबका प्राइमरी है, असेंशियल है, मतलब इन लोगों का ये जो प्राइमरी रोल है वो सब इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी ही है। फंक्शन हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म में पार्ट करना, फंक्शन करता है एज अ पार्ट ऑफ एटीपी। सेल सिग्नलिंग में हमारा फॉस्फेट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। न्यूक्लिक एसिड या बोन फॉर्मेशन, ठीक है। आप इसका सोर्स कहाँ से ले सकते हो? डेयरी प्रोडक्ट से फॉस्फेट मिल सकता है, मीट, फिश। अब जो वेजिटेरियंस हैं उनको होल ग्रेन से लेना पड़ेगा, नट्स से ले सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, उसके बेसिस पे आप अपना डाइटरी इंटेक देख सकते हो, या फिर आप सोर्स देख सकते हो कहाँ से आपको ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सकते हैं। डेफिशिएंसी हमारी क्या है? हाइपोफॉस्फेटीमिया, ईमिया है। ईमिया जहाँ है वहाँ सोचो कि कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो सिम्टम्स हमारे मसल वीकनेस होगी, बोन पेन हो सकता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो ओस्टियोमेलेसिया हो सकता है जिसमें फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कम हो या डेफिशिएंसी हो, ठीक है। रिकेट्स हो सकता है सीवियर केसेस में। फिर हमारा आता है सल्फेट हमारा देखो वही उसका इम्पॉर्टेंट है, ये भी, अरे भाई सभी इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है, आप प्राइमरी रोल मान के चलो, सब इम्पॉर्टेंट है, बस आप अपना लिख लो इसको। फंक्शन हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्पफुल है सल्फेट, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है या स्ट्रक्चर बनता है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का, वहाँ पे सल्फेट ज़रूरी है। एनिमल प्रोटीन आप ले सकते हो, एनिमल प्रोटीन से आपको सल्फेट इजीली मिल जाता है, लेग्यूम से बहुत इजीली मिलेगा, वेजिटेबल से भी आप इसका सोर्स इनटेक देख सकते हो। देखो सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना है जो मेन सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। मेन सोर्सेज या ऐसे सोर्स जिससे आपको हाई कंसंट्रेशन लाइक परसेंटेज जो है सल्फेट का इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में या पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो आप इनको सोर्स में ऐड ऑन कर सकते हो, उस सोर्स में काउंट कर सकते हो, ठीक है। डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है सल्फेट की, या फिर अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है सही से। अभी सल्फेट की डेफिशिएंसी आप इस पे काम चल रहा है, मतलब रिसर्च चल रही है अभी कि कैसे बताया जाए कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। अब देखो सल्फेट जो इन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट कर रहा है, या डिटॉक्सिफिकेशन में और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में पार्ट कर रहा है, तो चांसेस है जब अगर सल्फेट कम हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस पे अफेक्ट पड़ेगा। यही आप एट द एंड कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सल्फेट अगर कम हो गया बाय चांस तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसको ना फ्यूचर पर्पस के लिए याद रखो कि अभी सल्फेट पे ना ज़्यादा डिफिशिएंसी पे रिसर्च नहीं हुई है कि सल्फेट हमारी बॉडी में इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लेना कि अगर कौन सा सल्फेट अगर कम होगा तो किस पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस पे अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा झटका लग जाएगा या फिर उनमें थोड़ा सा बाधा का काम कर सकता है ये हमारा, ठीक है। तो ये हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब हमारी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम
जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिप्लेसमेंट थेरेपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स और केमिकल प्रोडक्शन हो गया। नेचुरल सोर्स हमने देखा, ये कॉमन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं कॉमनली इसको, और हम इसको एक तरीके से कैसे ऑब्टेन करते हैं कि हम सी वाटर को इवेपोरेट करके ले सकते हैं, मतलब हम रिसीव कर सकते हैं। एक नेचुरल सोर्स है हमारा, सी वाटर को बॉयल किया, उसमें इवेपोरेशन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड, या ब्राइन्स, जो सॉल्ट माइंस होती है ना, वहाँ से आपको ब्राइन्स मिल सकते हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्स। केमिकल प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, जैसे ये हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर, ठीक है। और वहीं हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करता है ना, सॉल्ट वाटर, और क्या निकालेगा, एक एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाहर निकाल देगा। तो हमारा सॉल्ट केमिकली हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम बना लें डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर हम बना लें अपने सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3। और क्या करेंगे, इसमें सब में हम HCl लगा देंगे, HCl के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। जब HCl से रिएक्ट करेगा तो हमारा नॉर्मल, आप याद रखो, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। और बस हमारे सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस सॉल्ट के साथ एक एक्स्ट्रा दहेज में आएगा हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पर्सन आ जाएगा। बस इतना सा याद रखो कि कैसे सोडियम क्लोराइड हमारा केमिकली बनता है, इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आप अगर विजुअली किसी को देखोगे, किसी को नहीं मतलब अपने सॉल्ट को देखोगे, सॉल्ट को देखने पे आपको क्या दिखेगा, वाइट कलर का कुछ दिखेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिख सकते हैं आपको। तो ये दो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप याद रखो, वाइट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट हमारा इसका होता है 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है हमारा, 1413 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो, ज़्यादा इसको बहुत हाईफाई है, मेल्टिंग पॉइंट 800 चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा 1000 पहुंच जाता है, ठीक है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल है ये हमारा वाटर में, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। पानी में आप सॉल्ट डालोगे तो वो कलर लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि आपने किलो भर एक ग्लास में डाल दिया, मतलब एक बाल्टी लिया, उसमें पानी आपका ग्लास जितना है और डाल रहे हो आप 1 kg सॉल्ट, तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्लियर फॉर्मेशन हो जाए, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो बेचारा पानी भी ऐसा कहेगा कि कहाँ आ गया यार, ठीक है। सॉल्युबल होता है वाटर में, सेलाइन टेस्ट होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती या कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है इसका। आयनिक कंपाउंड में हमारा सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं, Na+Cl-। ये होता है हमारा, जो इसका यूज़ है प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ कर सकते हो, सीजनिंग के लिए हमारी फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये एक की कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा IV फ्लूइड्स में, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स के लिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो बनता है हमारा, ORS सॉल्यूशन जो बनता है, वहाँ सोडियम क्लोराइड बहुत ज़रूरी है जब डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ट्रीट करना हो। ये हमारे आइसोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन में काम आता है, जैसे नेजल स्प्रे, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप्स, वूंड इरिगेशन, उस टाइम हम आइसोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारा आइसोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन कितना होता है, 0.9%, ठीक है, सब याद रखेंगे। वहीं पे हमारा इसमें वाटर सॉफ्टनिंग भी होता है, जैसे डी-आइसिंग रोड्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के में काम आता है। ऐसे करेंगे हम इसका टाइट्रेशन। देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड आप नहीं पढ़े हो, आपको दोबारा याद करना है टाइट्रेशन मेथड जो हमने यूज़ किया था, आप एनालिसिस में जाकर एक बार चेक कर सकते हो। वॉलहर्ड मेथड एंड मोर्स मेथड है जो दो टाइट्रेशन के हमने मेथड्स देखे वहाँ। वॉलहर्ड मेथड में आप फिर भी याद करने के लिए कर लो, इसमें सिल्वर नाइट्रेट हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट में फिर उसके बाद ये रिएक्ट करता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद जो एक्सेस में हमारे सिल्वर आयंस रह जाते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमें दोबारा से टाइट्रेट करना पड़ता है, जिसमें हमारा पोटेशियम थायोसाइनेट होता है। थायोसाइनेट में और ये जो सिल्वर आयंस रिएक्ट करते हैं, फिर उसमें हम एक इंडिकेटर डालते हैं, फेरिक अमोनियम सल्फेट, तो ये वहाँ पे एक हमारा कलर देते हैं, ठीक है। कलर हमारा क्या होगा वहाँ पे, रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। मोर्स मेथड में आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, हम उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है सिल्वर नाइट्रेट का, उससे टाइट्रेट करते हैं और वहाँ पे टाइट्रेशन में इंडिकेटर डलता है हमारा पोटेशियम क्रोमेट,
ठीक है, ये यहाँ पे हल्का सा पिंकिश कलर देगा, पर्पल टू पिंक, इस तरीके से आप देख सकते हो, लाइट पिंक कलर आएगा कि वो हमारा एंड पॉइंट होगा कंप्लीट करने के लिए। फिर है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, नेचुरल सोर्स इसका क्या है, हमारे किसी भी मिनरल से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सिल्वाइट हो गया या कैनलाइट हो गया, इन पर्टिकुलर से हम सेपरेट करेंगे अपने पोटेशियम क्लोराइड को, या फिर एक तरीके से देख सकते हो इवापोरेशन करेंगे ब्राइन का, कहाँ से, सॉल्ट वाटर बॉडीज से, ठीक है, वहीं से आपको ये पोटेशियम क्लोराइड ऑब्टेन होगा। केमिकल प्रोडक्शन में वही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे और पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ हमारा KOH और पोटेशियम कार्बोनेट हुआ हमारा K2CO3। फिर सेम वही HCl से HCl, और यहाँ पे हमारा सॉल्ट एंड वाटर KCl प्लस H2O, ये H यहाँ से ये दो एक साथ आ जाएंगे और ये यहाँ एक साथ चले जाएंगे, ठीक है, तो KCl प्लस H2 हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा भाई सब फिर आएंगे किस ग्रुप में, CO2 में, ठीक है, और वहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा 2K है, यहाँ HCl है तो यहाँ Cl है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए H2 HCl 2 KCl प्लस वाटर, और साथ ही साथ क्या निकलेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा केमिकल प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के बाद हम केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वाइट, कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 770 770 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज 1420 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबल इन वाटर, क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन, ऑर्डरलेस विद वीक बिटर सॉल्टी टेस्ट, थोड़ा सा ऑर्डरलेस होता है लेकिन इसमें वीक ऑर्डर जो होगा थोड़ा सा वीक होगा, बट ऑर्डर प्रेजेंट होगा, ठीक है। बिटर और सॉल्टी हो सकता है, टेस्ट इसका कड़वा या थोड़ा सा नमका हो सकता है। अब अगर ज़्यादा किसको टेस्ट करना है इसको, तो पोटेशियम क्लोराइड को चख कर देख सकता है डिपेंड करता है, लैब में जाके अपना डब्बा देख लेना, उससे टेस्ट कर सकते हो कि ये सही लिखा है या नहीं। ओके, करना मत, कभी कर लो जाकर वहाँ, ठीक है। फिर आयनिक कंपाउंड्स हमारे पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस होते हैं। प्रॉपर्टीज है हमारी। यूजेस, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। ट्रीट करता है हाइपोकैलेमिया, जिसमें पोटेशियम लेवल कम होगा अगर ब्लड में, तो तब हम इसको देंगे पोटेशियम क्लोराइड को, तब दिया जाएगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर है हमारा ओरली और IV आप दे सकते हो, कि डिपेंड करता है कितना सीवियर कंडीशन है या सीवियरिटी है, डिफिशिएंसी है पोटेशियम की, पोटेशियम क्लोराइड तब दे सकते हो। जो ये प्रोडक्शन है हमारे पोटेशियम सप्लीमेंट में भी यूज़ होता है, ठीक है, या कुछ ऐसी मेडिकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तब हम पोटेशियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं एग्रीकल्चर में जिसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है, तब यूज़ करोगे आप इसको, जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ होता रहता है आए दिन इसका, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी पोटेशियम कंपाउंड प्रोडक्शन करना हो, तो हम ये पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट है हमारा C12H22CaO14। ये भी हमारा एक तरीके से किस तरीके से काम करता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों को लेंगे हम, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अपने ग्लूकोनिक एसिड के साथ, जो हमें ग्लूकोज को फर्मेंट करके यूज़ किया गया, बनाया गया है, ठीक है, बैक्टीरिया या फंगस के थ्रू हम उसको फर्मेंट करेंगे ग्लूकोज को, तब हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अब वहीं पे क्या है हमारा, जब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ग्लूकोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट वही CO2 देगा हमारा, और वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या करेगा, वाटर देगा, किसके साथ, कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ, दोनों मिलके। प्रॉपर्टीज वाइट और ऑफ वाइट हो सकता है, ऑर्डरलेस है, क्रिस्टलाइन पाउडर्स हैं या ग्रैन्यूल्स हैं। ये क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म भी हो सकता है और ग्रैन्यूल्स भी बन सकते हैं छोटे छोटे। स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, एक क्लियर फॉर्मेशन बनाता है, लाइक सॉल्यूशन आपका क्लियर होगा, कलरलेस सॉल्यूशन है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ये अल्कोहल और ईथर में इनसॉल्युबल है, वहाँ सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड है ना, सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड या कैल्शियम का, जिसमें कैल्शियम और ग्लूकोनेट आयंस हैं, ये एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है। ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट है और कैल्शियम। ये रहा हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ये हमारा कैल्शियम।
ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होता है जब भी कभी हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, तो उसके टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकानेट को। फिर वहीं आईवी और ओरली ले सकते हो डेफिशिएंसी के टाइम पे। हाइपरकैलीमिया में एंटीडोट की तरह काम करता है ये, या मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई हो तब भी ये एज ए एंटीडोट काम करेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का अगर ओवरडोज हो जाए, कभी भी अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप ले लो, लाइक बाई चांस किसी पेशेंट को ओवरडोज हो जाए, तो आप कैल्शियम ग्लूकानेट उसको डायरेक्टली इमरजेंसी मेडिसिन की तरह प्रोवाइड करा सकते हो। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम उस कुछ केसेस में लेते हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी है, जहाँ पे इन केस उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, रिकेट्स है या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकानेट उसको दे सकते हैं। ऐसे में आप क्या करोगे, इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है उसमें चिलेटिंग एजेंट होता है हमारा EDTA, उससे आप इसको ट्रीट कराओगे तो आप अपना टाइट्रेशन देख सकते हो। इंडिकेटर जो होगा EBT होगा, एरियोक्रोम ब्लैक टी होगा या कैल्कन होगा, जो हमारा कलर चेंज देगा एंड पॉइंट पर। वहीं कैल्शियम आयंस जो है वो EDTA सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे, और जितने अमाउंट का EDTA कंज्यूम कर पाएगा कैल्शियम आयंस को, तो उसके थ्रू हम कैल्शियम ग्लूकानेट का परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे, सैंपल में कितना है। ये एनालिसिस मेथड है, इतना आप एनालिसिस में पढ़ो तो ठीक है, बट यहाँ आप वही देख सकते हो कि हाँ क्या यूज़ है, प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूजेस क्या है। एनालिसिस में आप याद रख लेना कौन सा टाइट्रेशन मेथड यूज़ किया है, जैसे हमने कैल्शियम ग्लूकानेट में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ किया था। फिर आता है हमारा ORS। ORS ना हमारा एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, ऐसा मान लो। बैलेंस मिक्सचर है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज का, जो एक तरीके से डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। डिहाइड्रेशन क्या कॉज करता है, डायरिया, वो भी प्रिवेंट करेगा, या फ्लूइड लॉस जो है उसको भी प्रिवेंट करेगा, रिहाइड्रेट करेगा आपकी बॉडी को, ठीक है। टिपिकली अगर देखा जाए, अगर ORS का कंपोजिशन देखोगे तो उसमें हमारा सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट देख लो आप, ठीक है, ग्लूकोज है। अब वहीं पे WHO ने रिकमेंड किया था कंपोजिशन में कितना कंसंट्रेशन आप यूज़ करोगे। सोडियम क्लोराइड आप 2.6 ग्राम लोगे, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम लिया जाएगा, ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट हमारा 2.9 ग्राम है, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ये नहीं मिलता आप इसको बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम में लोगे, और ग्लूकोज हमारा 13.5 ग्राम, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, ड्राई पाउडर, जिसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे। पानी में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होता है, हमारा ORS बन जाता है। अब तो आप शॉप्स पे जाओगे, केमिस्ट शॉप पे, तो क्या करेगा केमिस्ट, आपको डायरेक्टली ORS का एक प्रॉपर पैकेट पकड़ा देगा कि ठीक है इसको ले जाओ। ये ORS प्रिपरेशन आप अपने उसमें भी देख सकते हो, लैब्स में देख सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में कैसा होता है इसका प्रिपरेशन, वो इस पर्टिकुलर रिकमेंडेड कंपोजिशन के बेसिस पे ही होता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही यूज़ होगा। प्रॉपर्टीज़ जो है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हाईली सॉल्युबल होता है हमारे वाटर में, और क्लियर कंपोजिशन कह सकते हो, या कलरलेस बनता है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है इसका, थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका सॉल्टी टेस्ट है। ग्लूकोज जो ORS में है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, मतलब इंटेस्टाइन में सोडियम और वाटर का इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कराता है एक तरीके से, और हमारा रिहाइड्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा उसको बढ़ा देता है कि जो डिहाइड्रेट हो गया वो जल्दी से रिहाइड्रेट हो जाए। यूजेस आप देखो, आपको डिहाइड्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं डायरिया, वोमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग के, तो उसको प्रिवेंट करता है, उसको होने नहीं देता। वहीं पे आपको किसी छोटे बच्चों में चांसेस हैं डायरिया हो जाता है, डायरिया के टाइम पे डिहाइड्रेशन हो जाए, तो तब भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। असेंशियल है कि हम एक तरीके से एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, कॉलरा के टाइम पे, या कोई डायरियल डिजीज़ है उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे हमारा फ्लूइड लॉस का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। एथलीट्स होते हैं या रनर्स होते हैं, जो वो लोग मैराथन रेस रन करेंगे, या नॉर्मल एथलीट्स जो होते हैं वो हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग करते हैं या फिर ऐसी हीट में रहते हैं, तो चांसेस होते हैं उनको कि डिहाइड्रेट हो जाए उनकी बॉडी, तो हमारा ORS वहाँ काम आ जाएगा। अब हमारा फिजियोलॉजिकल हमने एक पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना चाहिए,
फिजियोलॉजिकल बैलेंस हो हमारी बॉडी के अंदर, एसिड बेस बैलेंस कैसे बन सकता है? हमारा एसिड बेस बैलेंस एक तरीके से क्या बताता है कि पीएच होना चाहिए, क्या मेंटेन होना चाहिए हमारे बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर, पीएच स्टेबल होना चाहिए टिश्यूज़ के अंदर। बहुत ज़रूरी है कि हमारा इसकी वजह से ना सेलुलर फंक्शन हो पाता है अच्छे से, एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी प्रॉपर हो पाते हैं। नॉर्मल रेंज अगर आप देखोगे 7.35 या 7.45 होती है हमारी आर्टीरियल ब्लड में। नॉर्मल रेंज है 7.35 7.45, ऐसे याद रखो। इसके बीच में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इससे नीचे चला गया तो भी खतरनाक है और ऊपर चला गया तो भी खतरनाक है, ठीक है, डेंजरस है। अब आप इसको रेगुलेशन मैकेनिज्म के बेसिस पे समझो कि अगर जैसे फिजियोलॉजिकल एसिड बैलेंस जो है हमारा कैसे होता है, बफर सिस्टम के थ्रू हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा, रीनल सिस्टम, ये हमारे बैलेंस करते हैं, पीएच को हेल्प करते हैं बैलेंस करने में। और वहीं आप देखोगे अगर फिजियोलॉजिकल बैलेंस ज़रा सा भी डिस्टर्ब हुआ या डिसऑर्डर हो गया वहाँ पे, तो चांसेस हैं एसिडोसिस के, एल्कलोसिस के, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो हमारे डेफिशिएंसी के टाइम पे आ रहे थे, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे हमारा है रेगुलेटरी मैकेनिज्म में हमने देखा था बफर सिस्टम। बफर सिस्टम हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है किसके अगेंस्ट में, पीएच चेंज। कभी भी कोई पीएच चेंज होगा सबसे पहले हम उसको फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या देंगे, बफर सिस्टम से प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हमारे जो की बफर्स आते हैं बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, प्रोटीन बफर सिस्टम है, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम जैसे हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, और हमारा बाइकार्बोनेट में तो आपको पता ही है कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट एक तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें ना हमारा वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड होगा, वाइस वर्सा वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड होगा। बफर सिस्टम ऐसे बनता है हमारा। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, कंट्रोल करना, किसके थ्रू, CO2 के थ्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा एसिड बेस बैलेंस कंट्रोल होता है CO2 लेवल हमारे ब्लड में। अगर हमारे ब्लड में CO2 लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, और वहीं हमारे ब्लड में ब्रीदिंग जो करता है, रिटेन और एक्सपेल्स जो करता है, एक्सपेल करता है, तो उसका अफेक्ट पड़ता है हमारा एल्कलोसिस और एसिडोसिस पे, ठीक है। और वहीं पे जब हमारा CO2 वाटर में रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसमें हाइड्रोजन आयन्स डिसोसिएट हो जाएगा, ये टूट जाएगा हमारा। टूट जाने के बाद जैसे CO2 वाटर से रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो गया, एक तरीके से अलग हो गया, और वहीं पे हमारा क्या फॉर्म होगा, कार्बोनेट फॉर्म होगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। एसिडोसिस में हमारा ब्रीथिंग के टाइम पे ज़्यादा जो एक्सपेल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सपेल होने लगती है, जिससे कि हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और हमारा पीएच बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें ये समझो एसिडोसिस में पीएच बढ़ने लगता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में CO2 के बेसिस पे, कि ज़्यादा CO2 बाहर निकाल रहा है या बाहर भेज रहा है, तो हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया और हमारा पीएच बढ़ गया। एल्कलोसिस में उल्टा होता है कि हमारा ब्रीदिंग के टाइम पे CO2 ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, रिटेन होना, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, तो हमारे पीएच जो है कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो एल्कलोसिस में पीएच हमारा कम होता है, एसिडोसिस में पीएच हमारा बढ़ जाता है। रीनल सिस्टम के थ्रू देखो, रीनल सिस्टम कैसे मैनेज करता है एसिड बेस बैलेंस। रीनल सिस्टम हमारा एसिड बेस बैलेंस करता है किसके, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करके वो बाहर निकाल देता है, और जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन्स होता है ना उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंक देता है और बाइकार्बोनेट आयन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एसिडोसिस में क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन था वो बढ़ जाता है और हमारे बाइकार्बोनेट आयन्स का रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और इसमें एक्सक्रीशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन और बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली ये किसको वो करेगा, टारगेट करेगा, हमारे ब्लड के पीएच को टारगेट करेगा, ब्लड का पीएच बढ़ा देगा, ठीक है। रीनल सिस्टम में हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है या बाइकार्बोनेट आयन्स हमारे एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे ब्लड का पीएच बढ़ जाता है। एल्कलोसिस, इसमें एसिडोसिस में हमने क्या पढ़ा था, पीएच बढ़ता है, एल्कलोसिस में हमारा पीएच कम होता है, ठीक है। आप एसिडोसिस को ऐसे याद रखो, पीएच बढ़ता है, पीएच कम होता है, और उसमें
रेस्पिरेटरी में CO2 के थ्रू होता है। यहाँ हमारा क्या होगा, रीनल सिस्टम क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करेगा ज़्यादा तो एसिडोसिस हो जाएगा। एल्कलोसिस में वो उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट नहीं करेगा और क्या करेगा, एक्सक्रीशन कम होगा हाइड्रोजन आयन का और रीएब्सॉर्प्शन हमारे कार्बोनेट आयंस का कम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का, तो हमारे ब्लड का pH भी कम हो जाएगा। तो हमें ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, हमें मेंटेन चाहिए। अगर कम होगा तो एल्कलोसिस होगा, ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस होगा। अब हमने जो पढ़ा था डिसऑर्डर में एसिडोसिस और एल्कलोसिस होता है। एसिडोसिस में एक्सेस एसिड लॉस हो जाता है, नहीं सॉरी एसिडोसिस में क्या होता है, एक्सेस एसिड हो जाता है, हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट का एसिड प्रेजेंट हो जाता है और क्या हो सकता है, लॉस हो जाता है बेस का। या तो आप उसको बोल दो ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में एसिड, या बेस हमारी बॉडी में कम हो गया या लॉस हो गया उसका। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपने क्या पढ़ा था, एसिडोसिस तब होता है जब CO2 का रिटेंशन हो जाता है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, जब हमारा जो है हाइड्रोजन एक तरीके से नॉन रेस्पिरेटरी एसिड्स ना एक्सेस में आ जाते हैं हमारी बॉडी में और हमारे बाइकार्बोनेट का लॉस ज़्यादा होने लगता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में याद रखो हमारे जो बाइकार्बोनेट हैं, जो बेस है वो ज़्यादा लूज कर जाता है, तो हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि CO2 के थ्रू एक तरीके से अगर रिटेंशन हुआ है तो रेस्पिरेटरी जो नॉन रेस्पिरेटरी एसिड्स हैं उनका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे मान के चलो मेटाबॉलिक जो रेस्पिरेटरी से दूसरे एसिड्स हैं उनका एक्सेस में डिपोजिट हो जाना है, रिटेंशन हो जाना उसका बॉडी में, या फिर हमारे बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाना एसिड में। ठीक है, उल्टा हो जाता है एल्कलोसिस में, एक्सेस में बेस हो जाता है, लॉस हो जाता है हमारे एसिड का, एसिड लूज हो जाएगा यहाँ पे। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में होता है हमारा क्या होता है, CO2 ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीशन हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में निकल जाता है, तो हमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। और वहीं पे अगर देखा जाए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हमारा एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन का लॉस हो जाता है और हमारा बाइकार्बोनेट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बेस एक्यूमुलेट हो जाता है, एक इकट्ठा हो जाता है और यहाँ ज़्यादा अमाउंट में हमारा हाइड्रोजन आयंस हमारी बॉडी से निकल जाता है। ये एल्कलोसिस में याद रखना कि क्या होता है, हमारा बाइकार्बोनेट हमारे एक्सेस बेस हो जाता है, बॉडी में लॉस होता है एसिड का। अब देखो कंपनसेशन भी होता है, हमारी बॉडी क्या है, कंपनसेट करती है अगर इम्बैलेंस आ जाए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करेगी एक तरीके से कि कैसे उसको ठीक किया जाए। अब देखो कंपनसेशन के टाइम पे वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है अगर, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में वो क्या कर देगा, जो वेंटिलेशन हो रहा था CO2 का, इंक्रीज वेंटिलेशन जो था, लोअर CO2 वेंटिलेशन इंक्रीज करके CO2 का कंसंट्रेशन वो क्या कर देगा, कम कर देगा एक तरीके से। ठीक है, रीनल कंपनसेशन में अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज कर देगा और एक्सक्रीशन हाइड्रोजन आयन का भी इंक्रीज कर देगा। मतलब एसिडोसिस में इंक्रीज कर देगा बेस का रीअब्जॉर्प्शन और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा हमारा और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस मैकेनिज्म को ना एक तरीके से देखा जाए ये साथ में वर्क करते हैं, सब कुछ साथ में वर्क करता है। अगर अप एंड डाउन हुआ तो आप एक देख सकते हो एल्कलोसिस और एसिडोसिस के चांसेस। अगर ये नहीं होता है, अप डाउन मेंटेन रहेगा, तो हमारा ऐसा मैकेनिज्म है पूरा, ये वर्क करता रहता है कि जिससे हमारा एसिड बेस बैलेंस बना रहे, एक हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे। और कुछ भी डिस्टर्बेंस हुए और कुछ भी चेंजेस आते हैं तो डिस्टर्बेंस क्या करेंगे, एसिडोसिस करेगा या एल्कलोसिस कर देगा। और इसके लिए ना हमें जल्दी से जल्दी करेक्शन कराना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि हाँ हो गया कुछ तो बॉडी में हुआ है, तो टेस्ट करा के ये पता चल जाते हैं क्या क्या चेंजेस आए। और फिर इससे ना हमारी जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन केस इफ़ समवन सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, कुछ भी होता है अगर उसको एसिडोसिस एल्कलोसिस के थ्रू, तो क्या होता है उसकी आने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको हटा सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें ना अपने एक तरीके से देखा जाए हमें अपना टेस्ट कराते रहने चाहिए, LFT करा लो या फिर RFT करा लो, GFT करा लो, जो भी सूटेबल हो कराते रहना चाहिए कि पता रहे हमारी बॉडी सही से काम कर रही है या नहीं।